हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने अपना परिवार, आवास, खेल एवं हमने अपना कार्य ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे संबंधित अगर आपने मेरे पहले की वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियोस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो बिना टाइम गवाए आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ 30, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपकी सीटेट एग्ज़ाम 2016 में आए हुए हैं। तो देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चील, गरुड़ और गिद्ध। तो ये जो आपके जीव हैं वो आपके क्या होते हैं, मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाने में सक्षम होते हैं। तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो चील है, गरुड़ है और गिद्ध है, इन सब के 2 पैर होते हैं और दो दो पैर होते हैं, मतलब 2 का आप डबल करिए तो कितना हो जाएगा 4। मतलब ये मनुष्यों से 4 गुना अधिक क्या कर सकते हैं, तेज देख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये खेती का कौन सा प्रकार है। तो ये कहलाती है आपकी कौन सी खेती, झूम खेती। तो झूम खेती का ये बाकी डिटेल आपको दिया हुआ है बॉक्स में, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। मतलब आपका आंसर इसमें हो जाएगा क्या, आंसर नंबर बी। तो इसका आंसर है आपका क्या, आंसर नंबर बी। फिर आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन क्या है। ये कथन आपका सी हो जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ अपने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में परिवार टॉपिक कंप्लीट किया था, तो उसमें हमने परिवार के कई प्रकार पढ़े हैं। तो इसलिए यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो सी होगा, क्योंकि परिवार में केवल माता पिता और उनके 2 बच्चे हों ऐसा जरूरी नहीं होता है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो कैसी होती है, तो अम्लीय, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि मानव पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो बाकी और डिटेल आप इसमें देख सकते हैं कि इनके बारे में हमें और क्या बता रहे हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, कक्षा तीसरी के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, पहला, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। दूसरे समूह ने किया बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। तो इसका क्या अर्थ हुआ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो आपको पता ही होगा कि हमारा एक ये टॉपिक भी है, अधिगम और आकलन। तो इससे संबंधित ये प्रश्न है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए,
क्या वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है? ठीक है, तो इसका आंसर ये है और इसका डिटेल आप देख सकते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है। बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा गया। वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्त्रीकृत है, इसलिए इसका आंसर ए है। फिर बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रिया कलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। अब सी कैसे? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, डी तक ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सा सही है। तो पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, तो बिल्कुल होना चाहिए बच्चों की रुचियों का ध्यान। उसके बाद अगला है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बिल्कुल लगना चाहिए, तो बी भी होगा। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई अगर यहाँ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कोई क्रियाकलाप करें तो मूल्यवान सामग्री हो, तो सी नहीं हो सकता। डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो ये भी सही होगा। मतलब ए, सी, सॉरी ए, बी और डी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? तो आप देख लीजिए, इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समूह क्रियाकलाप करने से बच्चे क्या करते हैं? अच्छे अंक, या हम कह सकते हैं अच्छी उपलब्धि और सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करेंगे, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप देख सकते हैं, निर्धारण मापनियाँ हैं, दत्तीकार हैं, कागज पेंसिल परीक्षण है और मौखिक प्रश्न है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका बी। बी क्या है इसमें? तो दत्तीकार, मतलब हमको इसमें प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी डिटेल आप इसमें से पढ़ लीजिए। बाकी हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो देखते हैं क्या क्या विचार दिए गए हैं। घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं। तो इसमें से हम देखते हैं, कुछ सब्जियां फल होती हैं, कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो आप इसके डिटेल देख सकते हैं कि कुछ सब्जियां फल नहीं, कुछ सब्जियां फल होती हैं, जैसे यहाँ दिया है आपका कि टमाटर है, मटर है, सेब है, बैगन है। तो ये सारी जो है, इनमें बता रहा है कि कौन सी यहाँ ऐसी हो सकती हैं जो किसका काम कर सकती हैं? फल का भी काम करती हैं। फिर आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा चौथी की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो ये इसमें आपको याद रखना है कि संभावना नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका प्रयोग। क्यों? क्योंकि जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी की चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछने के कौशल के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया है वो आप दिखाई नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या नहीं है ये जरूर आप ध्यान से पढ़िए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसमें आंसर आपको बता रही हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? ए नंबर है
बी है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी मेरी शक्तियाँ क्या थीं। डी है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा क्या होगा, शिक्षकों का स्वाकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन, या शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, या डी बच्चों का स्व आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चों का स्व आकलन, क्योंकि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ये सारी बातें जो हैं वो कौन कर रहा है, एक विद्यार्थी कर रहा है, इसलिए आकलन किसका हो रहा है, विद्यार्थी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चों का स्व आकलन। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर भी बात करेंगे, इसका आंसर है डी, मतलब ए बी और आपका हो जाएगा सी। तो इसमें क्या है, सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल। बी है अवलोकन का विकास करना, ये भी सही है। और सी है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना है, ये तो कोई उपर्युक्त बात नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए बी और सी होना चाहिए, मतलब हमारा जो आंसर है वो डी होगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों में चतुर्दिक निर्मित किया गया है, ये पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है। तो ये आपको बताना है इसके आंसर्स। तो ये 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ए और बी। इसके बाद आगे के ऑप्शंस हम देखेंगे और फिर इसका आंसर। तो ये 2 ऑप्शन और यहाँ दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो ये इसकी डिटेल दी हुई है, आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है सर्वेक्षण का। तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें से हम डायरेक्ट बात करेंगे, इसमें है आंसर सी। तो सी में आप देखिए ए बी सी और डी, मतलब इसके चारों ही आंसर सही हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या क्या हो जाएगा, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया, बच्चों की विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, बच्चों को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। आगे बात करेंगे, अगला है हमारा प्रश्न नंबर 78 से 80, निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। तो यहाँ एक अवतरण दिया है, इसके आधार पर हमको उत्तर देना है। दिया हुआ है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। अब देखते हैं क्या प्रश्न इससे पूछ रहा है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार हैं। मतलब बच्चे अभी वाष्पीकरण को बहुत अच्छे से नहीं समझते, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के अपने उत्तरों को यहाँ दिया है। तो इसका डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ ये बॉक्स में दिया हुआ है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके, क्योंकि अभी यहाँ जल चक्र के बारे में ही बताया गया है, तो इसलिए ये जल चक्र से ही संबंधित यह तथ्य यहाँ बताना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो इससे बच्चे क्या होते हैं, अपने जो पूर्व ज्ञान है उसको अपने वास्तविक ज्ञान से जोड़ पाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अब इसकी डिटेल आप बॉक्स में देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 80 तक का था, जो हमारे ऊपर दिए हुए अवतरण से संबंधित था। अब 81 नंबर क्वेश्चन जो है वो अगले टॉपिक से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो इसके लिए आपको पूरा एक मैप पढ़ना होगा, उस मैप के आधार पर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य में हम बात करेंगे क्या, आंसर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ये जम्मू कश्मीर के क्या हैं, पड़ोसी राज्य हैं। आप बाकी देख सकते हैं इसका डिटेल। आगे बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विकल्प का मिलान करना है। तो यहाँ आपके पहले कॉलम में स्थान दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में उनके क्या दिए हुए हैं, आपके घर दिए हुए हैं, और आपको उनको क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करेंगे, जैसा हमारा दिया हुआ है क्या, इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो इसका आंसर आपका दिया हुआ है क्या, आंसर डी। तो हम डायरेक्ट यहीं से इसका आंसर मिलान करते हैं, मनाली। तो मनाली में किस तरह के घर होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है। तो जब ढालूदार छत होंगे तो जो बर्फ़ है वो आसानी से क्या हो जाएगी, जब पिघलेगी तो गिर जाएगी और इससे घर जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो वहाँ पत्थर या लकड़ी से बने ढालूदार छत होते हैं, और पत्थर जो होता है वो क्या करता है, बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देता। तो हमने अपने आवास वाले टॉपिक में इससे संबंधित प्रश्न किए हैं, तो आप चाहते हैं तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। आगे है हमारा राजस्थान, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। ठीक है, अगला है असम। तो असम में क्या होती है, बहुत अधिक बारिश होती है, इसलिए यहाँ बांस के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं। लद्दाख, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें भी क्या होती है, लकड़ी की बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि मनाली और लद्दाख में सेम ही है, लेकिन यहाँ मनाली में क्या बोल रहा है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले छत होते हैं, जबकि लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये दोनों में अंतर है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, पशुओं की त्वचा पे विविध पैटर्न मतलब जो डिज़ाइन होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा पर बालों के जो आकार बने होते हैं उन्हीं के आधार पर उनकी डिज़ाइन होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसका डिटेल देख सकते हैं। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो ये आप इसके बारे में और भी डिटेल जो अगर आप चाहते हैं तो ये बॉक्स में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों द्वारा होते हैं। तो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। बाकी आप इसकी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं बॉक्स में। आगे बात करेंगे घटपर्णी पौधा जिसे निपेंथीज भी कहते हैं, ये क्या है, तो किस तरह से काम करता है? तो इसमें बोला गया है क्या, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है? तो बिल्कुल। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, तो कटियाँ मतलब कांटों से ढका होता है, तो ये भी सही है। आगे बात करेंगे, भारत में नहीं पाया जाता, भारत में नहीं पाया जाता बोला जा रहा, फिर बोला गया है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो प्रश्न क्या बोला था, घटपर्णी पौधा। तो घटपर्णी पौधे के बारे में हमको सही तथ्य पूछा गया है, तो सही तथ्य इसका क्या हो जाएगा, ये मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर क्या करता है, खा लेता है। तो ये इसका सही आंसर है डी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किस में होगा आपका, आंवला, पालक और गुड़ में, और इसकी डिटेल आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो ये कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। बाकी इसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाख्ता पक्षी। ठीक है, जिसे सामान्यतः कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने आपको जो हमने आवाज़ टॉपिक किया था उसमें हमने इसमें इसके बारे में पढ़ा था, तो आप चाहते हैं तो आप वहाँ डिटेल में भी देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है हमारा,
किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ए मतलब हमारा आंसर क्या है? स्लॉथ। तो आपको याद रखना है कि स्लॉथ जो है वो आपका क्या करता है? 17 घंटे वृक्षों से उल्टे लटक कर सोता है और ये सबसे आलसी जानवर की श्रेणी में भी आता है। तो इस तरह से हमने अपने ये पर्यावरण के आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और जो आपके सी टेक 2016 में आए हुए प्रश्न हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट करिए जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम।